हेलो स्टूडेंट, मैं विनय अग्रवाल आज आपको 12th के अकाउंट में कंपनी के शेयर में टॉपिक लेकर चलने वाला हूँ। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, अदत्त याचनाएं और अग्रिम याचनाएं। अदत्त याचनाएं स्टूडेंट, जिनको अपशिष्ट याचना, बकाया मांगे, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कॉल्स इन एरियर होता है क्या है? कॉल्स इन एरियर में स्टूडेंट जब कंपनी अंशधारियों से याचनाओं का पैसा मांगती है तो अंशधारियों द्वारा कंपनी के मांगे जाने पर जिन याचनाओं का भुगतान नहीं किया जाता उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कंपनी जो पैसा मांगती है अपने शेयर होल्डर से वो दो मेथड से मांगती है। एक तो लमसम एक साथ लेना, सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में। स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट या किस्तों में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी पैसा मांगती है तो यहां पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और अदर कॉल, इस तरीके से पैसे को कंपनी एक साथ ना मांग करके टुकड़ों में मांगती है तो वो कहलाता है इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगना। और यहाँ पर सबसे पहले कंपनी पैसे को मांगेगी। एप्लीकेशन पे क्या होता है? अंशधारियों द्वारा कंपनी के पास एप्लीकेशनें भेजी जाती हैं। एप्लीकेट होने के बाद कंपनी द्वारा जब अंशधारियों के नाम एप्लीकेशन अलॉट कर दी जाती है तो अंशधारियों द्वारा क्या किया जाता है? अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के मांगे जाने पर पेमेंट किया जाता है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगेगी तो अंशधारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा। और ऐसे ही आगे वाली कॉलों में सभी में लागू हो, कंपनी पैसा मांगेगी और अंशधारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में कंपनी द्वारा मांगे जाने पर अंशधारियों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता। यदि कंपनी अंशों का पैसा मांगती है, याचना का पैसा मांगती है और अंशधारी द्वारा उन याचनाओं का भुगतान नहीं किया जाता तो उनको कॉल्स इन एरियर या अदत्त याचनाएं कहते हैं। अदत्त याचना जो होती है स्टूडेंट, यदि टेबल एफ कंपनी में लागू हो रहा है तो वहां पर अदत्त याचना यदि कंपनी द्वारा मांगे जाने पर अंशधारियों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता और अंशधारी द्वारा आने वाली मांगों के साथ पिछली मांग का पैसा भुगतान किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में टेबल एफ लागू होने पर कंपनी अदत्त मांगों पर 10% ब्याज वसूलती है। और यदि टेबल एफ लागू नहीं होती तो कंपनी के अंतर नियमों में जितने प्रतिशत ब्याज की दर की घोषणा की जाती है या लिखित कर दिया जाता है अदत्त याचनाओं पर उस दर से ब्याज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए शेयर होल्डर है, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो ए पेमेंट नहीं कर पाया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद तो ए ने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर दिया। तो इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जो समय अवधि होगी, उस पर कंपनी ए से ब्याज वसूलेगी और ब्याज जो वसूला जाएगा यदि टेबल एफ लागू होती है तो 10% होगा और यदि टेबल एफ लागू नहीं होती तो स्टूडेंट यहाँ पर अंतर नियमों में कंपनी ने जितने प्रतिशत की दर से अदत्त याचनाओं पर ब्याज का उल्लेख किया गया है उतने प्रतिशत की दर पर वह ए से ब्याज वसूल लेगी। एक बार फिर समझेंगे, कंपनी द्वारा मांगे जाने पर जब अंशधारियों द्वारा याचनाओं का पैसा भुगतान नहीं किया जाता उन याचनाओं को अदत्त याचना, अपशिष्ट याचना या बकाया मांग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? इसके बाद सेकंड चलते हैं हम।
सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट अग्रिम याचना। अग्रिम याचनाएं होती क्या है स्टूडेंट? कॉल्स इन एडवांस हमारे पास होता क्या है उसको हमको समझना होगा। जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमको, कॉल इन एडवांस, एडवांस में कॉल्स का भुगतान, वह हमारे पास अग्रिम याचनाएं कहलाती हैं। जब अंशधारियों द्वारा कंपनी के मांगे जाने से पूर्व ही अपनी याचनाओं का भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी याचनाएं अग्रिम याचनाएं कहलाती हैं। एक बार फिर सुनेंगे स्टूडेंट। कंपनी के मांगे जाने से पूर्व ही जब अंशधारियों द्वारा अपनी मांगों को भुगतान कर दिया जाता है तो स्टूडेंट हमारी अग्रिम याचनाएं कहलाती हैं। समझेंगे इस चीज को। अभी मैंने आपको बताया था कंपनी ने पैसे को किस्तों में मांगा और किस्तों में मांगने पर एप्लीकेशन के बाद जब कंपनी ने अलॉटमेंट का कॉल किया, अलॉटमेंट कॉल करने के बाद शेयर होल्डर ए था उसने अपनी फर्स्ट कॉल का भुगतान भी अलॉटमेंट के साथ कर दिया। अभी कंपनी ने केवल अलॉटमेंट को मांगा है ए से, लेकिन ए ने क्या किया, अलॉटमेंट से पहले ही अपनी फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दिया। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं है लेकिन ए ने पेमेंट कर दिया। कंपनी के मांगे जाने से पूर्व ही ए के द्वारा जो फर्स्ट कॉल का भुगतान किया गया है वह आपके पास कॉल्स इन एडवांस कहलाता है या अग्रिम याचना कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट अग्रिम याचना पर, क्योंकि ए के द्वारा मांगे जाने से पहले भुगतान कर दिया गया, ऐसी कंडीशन में कंपनी के द्वारा ए को ब्याज दिया जाएगा, वो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। और स्टूडेंट इसको यदि हम देखते हैं, यदि टेबल एफ लागू होती है तो ऐसी कंडीशन में टेबल एफ पर जो होगा अग्रिम ब्याज पर, अग्रिम याचना पर जो ब्याज की दर है स्टूडेंट वो 12% लागू होता है। यदि टेबल एफ लागू हो रहा है तो अदत्त याचना पर ब्याज की दर है आपके पास 10%। और यदि टेबल एफ लागू हो रहा है, अदत्त याचना पर ब्याज की दर कितनी है 10% और अग्रिम याचना पर ब्याज की दर कितनी है स्टूडेंट 12%। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मांगे जाने पर भुगतान ना हो तो कॉल्स इन एरियर, और जब मांगने से पहले पेमेंट कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए तो स्टूडेंट वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। इससे संबंधित स्टूडेंट हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। जब आप बुक में देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर बुक में स्टूडेंट हमको क्वेश्चन चालू होते हैं हमारे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन नंबर 12 से। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट आपसे बोला गया है एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 1000 अंश 5 रुपए प्रीमियम पर 3 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए, यानी कि 10 रुपए का शेयर है और प्रीमियम का मतलब क्या होगा 10 रुपए को 10 से ज्यादा का बेचना, यानी कि 13 रुपए का वो शेयर बेच रहा है तो ये कहलाएगा आपका प्रीमियम पर। यहाँ एप्लीकेशन पर आपसे 1 रुपए मांगा है। मैंने आपको बताया था इसके लिए हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल को हिंदी में विश्लेषण सारणी कहते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था हमारी विश्लेषण सारणी जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। वो 4 पार्ट है हमारे पास। पहला कॉलम कॉल, सेकंड ड्यू,
थर्ड रिसीव्ड और लास्ट वाला रिमार्क या टिप्पणी। तो यहां पर कंपनी ने पैसा मांगा है, कॉल्स की है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है, पैसे को किस्तों में मांगा है। किस प्रकार से मांगा है? एप्लीकेशन पे मांगा है अलॉट 1 रुपया। उसके बाद स्टूडेंट अलॉटमेंट का कुल 5 रुपये मांगा है, जिसमें प्रीमियम भी आपका 3 रुपये शामिल है। 5 रुपये मांगा है, जिसमें 3 रुपये प्रीमियम भी आपका शामिल है। तो 5 में से यदि 3 रुपये प्रीमियम पे निकाल देंगे स्टूडेंट तो आपका रह जाएगा यहाँ पर 2 रुपये। अलॉटमेंट पर 2 रुपये की कॉल होगी और प्रीमियम होगा 3 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट आपका फर्स्ट कॉल किया उसने 3 रुपये से और लास्ट में सेकंड एंड फाइनल कॉल किया है जो आपका 4 रुपये से किया है। टोटल करके देखेंगे केवल कॉल्स को 1 और 2 3 दूनी 6 और 4 10 रुपये का शेयर था और 3 रुपये प्रीमियम हो गया। स्टूडेंट कुल मिलाकर आपका 13 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। 1000 अंशों का निर्गमन किया गया था स्टूडेंट। 1000 की गुणा कर लेंगे एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट और प्रीमियम में गुणा कर लेंगे। 1000 की फर्स्ट कॉल से गुणा कर लेंगे और 1000 की सेकंड एंड फाइनल कॉल से गुणा कर लेंगे। एप्लीकेशन का जाएगा स्टूडेंट 1000 रुपये, अलॉटमेंट का 2000 रुपये कॉल का और 3000 रुपये प्रीमियम का। कुल मिलाकर स्टूडेंट आ जाएगा आपका 5000। फर्स्ट कॉल को 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 रुपये। ये आपको ड्यू और रिसिप्ट दोनों की कॉलम में लिखना है बराबर अमाउंट करते हुए। इसके बाद 1000 की 4 से गुणा करेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल्स के लिए। ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 4000। इतना करने के बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे बोला गया है कि 200 अंशों के धारक ने या होल्डर ने जो सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने किया, अंतिम याचना जो हमने की है उसको पेमेंट नहीं किया। 200 अंशों ने आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल का 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपये का पेमेंट नहीं किया तो ध्यान रखेंगे कॉल्स एरियर को हमेशा रिसीव्ड वाले कॉलम में और जिस याचना का भुगतान नहीं किया गया है उसमें से जितनी अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ उसको लेस कर देते हैं। 800 यहाँ लेस कर देंगे, आपका रह जाएगा 3200। और जो लेस किया है स्टूडेंट उसका नाम होगा आपका कॉल्स इन एरियर। इतनी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक बार समझेंगे यहाँ पर 1000 अंशों में 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये करता है एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट में 2000 1000 की 2 से गुणा करके आएगा, 1000 की 3 से गुणा करके प्रीमियम और कॉल्स का पैसा जोड़ के रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट कॉल को 3000 रुपये बैठेगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल आपका 4 रुपये के हिसाब से बैठेगा। लेकिन 200 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया 4 रुपये के हिसाब से, 800 को घटा देंगे तो आपको रिसीव्ड होगा केवल 3200 रुपये और 800 रुपये चूंकि याचना का भुगतान नहीं हुआ है तो ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। इतनी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इसके बाद एंट्री हमारी नॉर्मली होती है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जर्नल एंट्रियां कीजिए और चिट्ठा बनाइए। जब आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है एंट्री का क्रम तो आप सभी जानते हैं डालने का, फिर एक बार बता रहा हूं 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। स्टूडेंट जब आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है तो हमें यहाँ पर कैश बुक भी बनानी होगी, और जब हम स्टूडेंट कैश बुक बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको रिसीप्ट की कोई भी एंट्री नहीं करनी होगी। इसका मतलब ना तो हम एंट्री नंबर 1 करेंगे, ना 4, ना ही 6 और ना ही 8। तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी एंट्री नंबर 2, 3, 5 और 7। स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ड्यू के लिए बेस एंट्री लेकर के चलते हैं। मैं इधर लिखा हूँ बेस एंट्री ड्यू की। वो बेस एंट्री क्या होती है, एक बार रिमाइंड करेंगे उसको। शेयर कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख देंगे। बी शेयर कॉस्ट मनी, और किसका कॉलम है स्टूडेंट हमारा, ड्यू का। जैसे एंट्री नंबर फर्स्ट करते हैं, चेंज कहां होगा केवल हमारे पास कॉस्ट में। तो जहां कॉस्ट लिखा हुआ है एंट्री नंबर 2 के सामने कॉस्ट वाले कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एप्लीकेशन। तो दोनों कॉस्ट के लिए लिख देंगे हम एप्लीकेशन। थर्ड नंबर वाली एंट्री में कॉस्ट वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, हमारा लिखा हुआ है अलॉटमेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अलॉटमेंट। फिफ्थ एंट्री में कॉल वाले कॉलम में लिखा हुआ है स्टूडेंट फर्स्ट कॉल, तो यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट कॉल। सेवंथ एंट्री में कॉल वाले कॉलम में लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल, स्टूडेंट आप लिख देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। इतना क्लियर है क्या? अब एंट्री नंबर सेकंड और थर्ड में थोड़ी सी चेंजेस है। अगर आप यहां से देखेंगे, हमने कॉल्स वाले कॉलम में देखा सेकंड थर्ड में केवल अलॉटमेंट की एंट्री हुई, वहां प्रीमियम की तो लिखा हुआ है स्टूडेंट। ऐसी कंडीशन में जब अंशों का निर्गमन किया जाता है, अंशों को निर्गमित किया जाता है, इशू किया जाता है, और जिस याचना पर हमारा प्रीमियम होता है उस याचना में प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? यदि हम एंट्री नंबर थर्ड लेकर के चलते हैं, एंट्री नंबर थर्ड हमारे पास पड़ेगी स्टूडेंट यहाँ पर कॉस्ट को चेंज करना है। कॉस्ट कौन सा होगा स्टूडेंट हमारे पास? अलॉटमेंट। यहाँ भी अलॉटमेंट कर लेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम हमको क्या करना है? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी SECURITY सिक्योरिटी प्रीमियम RESERV रिजर्व अकाउंट। ये थी आपके पास थर्ड एंट्री। सिंपल है, केवल हमने क्या किया, जो हमारा प्रीमियम था उस प्रीमियम को स्टूडेंट हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। किस नाम से किया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। नरेशन क्या हो गई? यदि पूरी एंट्री देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? अब एक चेंजेस कहां था हमारे पास? एंट्री नंबर सेकंड में। बेस एंट्री क्या थी स्टूडेंट हमारी? बेस एंट्री थी स्टूडेंट हमारे पास शेयर कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी
शेयर कॉल मनी ड्यू। स्टूडेंट यदि ध्यान से देखेंगे अलॉटमेंट की एंट्री का क्रम क्या है, 3 और 4। पहले ड्यू है, बाद में रिसीव्ड है। फर्स्ट वाला देखते हैं 5 और 6, पहले ड्यू है, बाद में रिसीव्ड है। सेकंड वाला देखते हैं 7 और 8, पहले ड्यू है, बाद में रिसीव्ड है। लेकिन जब हम एप्लीकेशन को देखते हैं 1 और 2, पहले रिसीव्ड है और बाद में ड्यू है। एंट्री के क्रम में केवल एप्लीकेशन में डिफरेंस होता है, रिसीव्ड पहले होता है और ड्यू बाद में होता है। बाकी जितनी भी एंट्री होंगी, ड्यू की एंट्री पहले बनेगी और रिसीव्ड की एंट्री बाद में। क्योंकि एप्लीकेशन में रिसीव्ड पहले हो रहा है और ड्यू बाद में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी नरेशन में ड्यू ना लिख के लिखते हैं मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर कहाँ, इन शेयर कैपिटल अकाउंट, इन शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस टेबल और एंट्री नंबर फर्स्ट में करनी है, एंट्री नंबर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 7, ये 4 एंट्री आपको बनानी आ गई होंगी, बड़ी आसानी से आपकी बन जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं कैश बुक की तरफ। कैश बुक बनाना स्टूडेंट बहुत आसान है, एक बार जरा ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को। मैंने बताया जब कैश बुक बनानी होती है या बैलेंस शीट बनानी होती है तो हम रिसीप्ट की कोई भी एंट्री नहीं करते। तो स्टूडेंट ये रिसीप्ट में हमें 1000 है कहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन पर, 5000 है कहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट पर, 3000 है फर्स्ट कॉल पर और 4000 में से 800 बढ़ा के 3200 कहाँ पर है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। स्टूडेंट यहाँ पर जब हम कैश बुक बनाएंगे बहुत आसानी केवल अंदाजा समझेंगे। कैश बुक कौन सी है स्टूडेंट, जब हमने रिसीप्ट की पेज एंट्री बताई थी तो आपको बताया था रिसीप्ट की पेज एंट्री में लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में कैश बुक हम बना रहे हैं तो कौन सी बना रहे हैं स्टूडेंट, हम बैंक कॉलम वाली। तो यहाँ एप्लीकेशन में 1000 से लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिखेंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन अकाउंट 1000 रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ लिखेंगे आप 5000 रुपए, टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे आप। फर्स्ट कॉल अकाउंट में स्टूडेंट कितना है आपका यहाँ पर 3000 रुपए। इसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना है टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे स्टूडेंट कितना मिल रहा है आपको, यहाँ मिलना था 4000, लेकिन दोनों शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो कितना मिल रहा है स्टूडेंट आपको मिल रहा है 3200। आपको स्टूडेंट यहाँ पर टोटल करना होगा, टोटल करेंगे 5 6 3 9 9 3 12200 टोटल आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जब आपका डेबिट साइड में फिगर आ जाती है क्रेडिट में कुछ नहीं आती, तो दोनों साइड टोटल आपको डेबिट वाला लिखना होगा।
स्टूडेंट डेबिट वाला टोटल जो है वो हमारा कितना है 12,200, यहाँ लिख लेंगे 12,200 और 12,200 को जो टोटल आया है हमारा उसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन CD 12,200। ठीक है स्टूडेंट।